स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने असंग जनन के प्रकार वाला एक टॉपिक किया था, जिसमें अपन ने प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंग जनन का जो वर्गीकरण किया था उसको अपन ने देखा था। क्या क्या अपन ने देखा था, एक बार 2 मिनट में इसका रिकैप कर लेते हैं, अपन रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर साल इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो बच्चों के थोड़ा सा कन्फ्यूजन लास्ट टाइम तक बना ही रहता है, क्योंकि अनावर्ती, पुनरावर्ती, फिर पुनरावर्ती में जननम बीजाणुता, कायिकम बीजाणुता, यहाँ पर थोड़ा सा जो होता है ना वो मिसमैच हो जाता है, थोड़ा मिक्सअप होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपन पिछले टॉपिक को एक बार रिवाइज फिर से करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। तो देखो अपन ने किया था, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने जो असंग जनन का अध्ययन करने के बाद में असंग जनन के जो 2 प्रकार बताए थे, मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए थे उन्होंने। एक तो कौन सा बताया था, अनावर्ती असंग जनन, पहला प्रकार तो था अनावर्ती असंग जनन, और दूसरा जो था वो था पुनरावर्ती असंग जनन। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए थे पंचानन माहेश्वरी ने, जो आगे चल करके कई प्रकारों में विभाजित हो गए, जिनमें अपन 4 प्रकार के, अपने अध्ययन की दृष्टि से अपन 4 प्रकार के असंग जनन के प्रकार करते हैं। तो 2 तो ये हो गए थे, अनावर्ती, पुनरावर्ती, और तीसरा जो प्रकार था वो था अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता, और चौथा जो है वो है अपना कायिक प्रवर्धन, जो तो अपना पहले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा हुआ है ही, वही चीज है कायिक प्रवर्धन। तो ये मुख्य रूप से असंग जनन के 4 प्रकार हुए थे, ठीक है। इससे पहले जो वर्गीकरण अधिकांश भौतिकी वैज्ञानिकों ने दिया था, उनमें असंग जनन को 2 भागों में विभाजित किया था, बीजाणुविद असंग जनन और युग्मकोद्भिद असंग जनन। पंचानन माहेश्वरी के अनुसार 2 प्रकार थे, जो आगे चल करके 4 प्रकार बन गए थे, ठीक है। बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद जो है ना वो इन्हीं के अंदर आ जाएगा। अनावर्ती असंग जनन किसके समान है, बिल्कुल किसके, युग्मकोद्भिद असंग जनन जो है ना सेम वही है अनावर्ती असंग जनन। और अपस्थानिक भ्रूणता जो है वो बिल्कुल समान किसके है, बीजाणुविद असंग जनन की। तो 2 में तो कोई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजिंग वाली स्थिति सिर्फ पुनरावर्ती असंग जनन के अंदर आती है। इन 2 में तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है कि अपस्थानिक भ्रूणता का तो सेम बीजाणुविद असंग जनन कर दो और अनावर्ती असंग जनन को युग्मकोद्भिद वाला कर दो। फिर भी अपन चारों का एक छोटा सा रिवीजन एक बार लेते हैं। देखो, अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन युग्मकोद्भिद असंग जनन ही है, जिसमें क्या होता है कि बिना निश्चन के अगुणित भ्रूण बनेंगे, बिना निश्चन के भ्रूण बनेंगे, वो अगुणित बनेंगे, क्योंकि अनावर्ती युग्मकोद्भिद है इसलिए युग्मकोद्भिद में अगुणित भ्रूण बनते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, अनावर्ती असंग जनन के अंदर गुरु बीजाणु जनन की क्रिया सामान्य रूप से होती है। एक गुरु बीजाणु जो होता है वो अगुणित मादा युग्मकोद्भिद में परिवर्तित हो जाता है, अगुणित मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, ठीक है, जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होता है, जिसकी तीसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में मैंने बहुत बार डिस्कशन कर लिया था। भ्रूणकोश के अंदर सभी कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं नीचे, 3 ऊपर और 1 बीच में होती है। नीचे वाली 3 कोशिकाओं में 2 सहायक और 1 अंड कोशिका, और ऊपर वाली 3 जो होती है प्रतिमुखी कोशिका और बीच वाली केंद्रीय कोशिका, ठीक है। सभी कोशिकाएं अगुणित कोशिकाएं हैं। अब देखो ये जो भ्रूणकोश जो है, इस भ्रूणकोश के अंदर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 नीचे अंड समुच्चय वाली और बीच में द्वितीय केंद्रक। इसमें 2 केंद्रक आए हैं, मगर अभी तक जब तक ये संलयित नहीं होते हैं ना दोनों केंद्रक आपस में, तब तक ये भी अगुणित संरचनाएं हैं। अब देखो इस भ्रूणकोश की अंड कोशिका जो होती है, अगुणित कोशिका केवल अंड कोशिका ही, अंड कोशिका जो होती है वो बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगी। अंड कोशिका जब भ्रूण में परिवर्तित होती है तब ये एक अनावर्ती असंग जननी है, मगर इसका भी एक अलग से नाम दिया गया है, वो है अगुणित अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन। और अगर इस अंड कोशिका को छोड़कर के अन्य कोई भी कोशिका, जैसे 2 सहायक कोशिकाएं हैं, 3 ऊपर प्रतिमुखी कोशिकाएं, इनसे किसी से भी भ्रूण बन जाता है, किसी से भी, चाहे एक प्रतिमुखी कोशिका से, चाहे एक सहायक कोशिका से, किससे भी बन जाए, तो इसे बोलते हैं अगुणित अपयुग्मन। क्या कहते हैं, अपयुग्मन। बात समझ में आई? तो
अनावर्ती असंग जनन के अंदर दो प्रकार और करने हैं, अगुणित अनिश्चित जनन और अगुणित अपयुग्मन। क्लियर हुआ? यही अपन ने किया था युग्मकोद्भिद असंग जनन में। दूसरा है पुनरावर्ती असंग जनन। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। पुनरावर्ती असंग जनन में क्या है कि भ्रूण जो है वो द्विगुणित बनेगा, बिना निषेचन के बनेगा। बिना निषेचन वाली तो कोई कहानी नहीं है, बिना निषेचन के ही होना है भ्रूण का निर्माण तो, मगर द्विगुणित भ्रूण बनेगा। अब द्विगुणित भ्रूण बीजाणुद्भिद के अंदर बन रहा है, मगर यहाँ पर जो भ्रूण बन रहा है उसको बनाने वाली कोशिका अलग है, यहाँ पर बनाने वाली द्विगुणित भ्रूण की कोशिका अलग है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेप्स, एक चरण बढ़ा दिया है। एक तो सीधा ही द्विगुणित भ्रूण बने, जैसे इसके अंदर अपन ने किया था बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका सीधा ही भ्रूण बना दे। इसमें क्या होता है, इसमें असामान्य प्रकार का भ्रूण कोश बनता है। भ्रूण कोश असामान्य प्रकार का होने का मतलब क्या है कि सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश जो होता है वो अगुणित होता है, क्योंकि भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। अभी बताया आपको चित्र के अंदर मैंने, हर कोशिका अगुणित होती है। असामान्य प्रकार का भ्रूण कोश का मतलब होता है द्विगुणित भ्रूण कोश का बनना। भ्रूण कोश जो होता है ना, मादा युग्मकोद्भिद जिसे अपन कहते हैं, वो ही द्विगुणित बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उस भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका, चाहे वंड कोशिका हो चाहे सहायक कोशिका हो, कोई भी कोशिका जो होती है जब बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित होती है, तो ऐसे भ्रूण जो होते हैं द्विगुणित भ्रूण बनेंगे। यानी भ्रूण कोश की कोशिका से ही भ्रूण बन रहा है। इसमें भी भ्रूण कोश की कोशिका से भ्रूण बन रहा था, मगर भ्रूण बन रहा था अगुणित। इसमें भी भ्रूण कोश की कोशिका से भ्रूण बनेगा, मगर भ्रूण बनेगा द्विगुणित। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भ्रूण कोश जो है ना, उसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित है, अर्थात पूरा भ्रूण कोश द्विगुणित बना है। अब कैसे द्विगुणित भ्रूण कोश कैसे बन सकता है? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती ही नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है तो द्विगुणित ही रहेगी। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की प्रारंभिक कोशिका कौन सी थी? प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका में भी अर्धसूत्री विभाजन न हो या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो, तो सीधे ही प्रपशु कोशिका मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश में परिवर्तित हो गई है। अर्धसूत्री विभाजन होता तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते, 3 नष्ट होते, 1 शेष बचता। जो बचता वो अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता, मगर यहाँ पर ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं हुआ। तो प्रपशु कोशिका जो एक द्विगुणित कोशिका थी वो सीधे ही भ्रूण कोश में परिवर्तित हो गई है। और जब द्विगुणित से भ्रूण कोश बनता है तो वो भी द्विगुणित ही होगा। तो ऐसा भ्रूण कोश जो होता है वो भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका जब भ्रूण का निर्माण करती है तो वो द्विगुणित भ्रूण कोश होता है। अब यहाँ पर इसके 2 प्रकार हो गए। अभी मैंने प्रपशु वाला एग्जाम्पल दिया, वैसे दूसरी कोशिका भी द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण कर सकती है। यानी पुनरावर्ती असंग जनन की फिर आगे चल करके 2 प्रकार हो गए। एक तो जनन अपबीजाणुता, और दूसरा हो गया है अपना कायिक अपबीजाणुता। अब इन दोनों के अंदर सिर्फ द्विगुणित भ्रूण कोश को बनाने वाली कोशिका का नाम अलग करना है, बाकी बात एक ही है। जनन अपबीजाणुता में क्या होता है, जो प्रपशु कोशिका होती है ना, अभी बताया था मैंने आपको, प्रपशु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो ये सीधे ही 2n यानी द्विगुणित भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाए। और इस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई भी कोशिका द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करते बिना निषेचन के, तब तो हो गया जनन अपबीजाणुता। और कायिक अपबीजाणुता में क्या होता है, बीजांडकाय या अध्यावरण। बीजांड का भाग होता है ये बीजांडकाय या अध्यावरण। इस बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी कोशिका जो होती है जब सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण कर दे, वैसे ही जैसे यहाँ पर बन रहा है, और इस द्विगुणित भ्रूण कोश से फिर आगे चल करके भ्रूण का निर्माण होता है, बिना निषेचन के द्विगुणित भ्रूण बनता है, तो वो कायिक अपबीजाणुता होगी। क्लियर बात? ये हो जाती है पुनरावर्ती असंग जनन। अपस्थानिक बिल्कुल समान करना है आपको बीजाणुद्भिद असंग जनन की। बीजाणुद्भिद असंग जनन में क्या बताया था मैंने आपको, बीजाणुद्भिद असंग जनन जिसमें भ्रूण बनेंगे द्विगुणित बनेंगे, बिना निषेचन के बनेंगे। तो इसमें क्या होता है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करने के लिए बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। क्या हुआ, बीजांडकाय या अध्यावरण, देखो यहाँ पर भी बीजांडकाय या अध्यावरण है, मगर ये बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका पहले द्विगुणित भ्रूण कोश बना रही थी, फिर भ्रूण बन रहा था। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी द्विगुणित कोशिका बिना निषेचन के सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाए, तो इसे बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता या अपस्थानिक असंग जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ये बीजाणुद्भिद असंग जनन के समान होगी। और चौथा
कायिक प्रवर्धन। देखो कायिक प्रवर्धन तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ाई था। इसके अंदर भी अपन को इस असंग जनन वाले कायिक प्रवर्धन के अंदर सिर्फ वो जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किया था ना, वो वाला कंसेप्ट लेना है। कई बार कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे अगेव है, रामबास, रतालू, ये पादप जो हैं इनके अंदर पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं, जिनको अपन बुलबिल्स बोलते हैं, पत्र प्रकलिकाएं तथा कायिक प्रवर्ध बन जाते हैं, कलिकाएं से बन जाती है पुष्प के स्थान पर, जो मात्र पादप पर रहते हुए भी अंकुरित हो जाती है तथा मात्र पादप से अलग होकर के जब नए स्थान पर गिरती है तो वहां पर ये कलिकाएं या बुलबिल्स जो होती है अंकुरित होकर के नए पादप का विकास कर देती है। इसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, क्योंकि यहाँ पर भी बिना निषेचन के नए पादप बन रहे हैं, तो ये भी एक असंग जनन का प्रकार हो गया। क्लियर? ये इस प्रकार से अपन ने 4 प्रकार किए थे। ये मैंने आपको डिटेल से एक बार रिवीजन में क्यों बताया है, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूजिंग की स्थिति बनी रहती है कि अनावर्ती पुनरावर्ती मिक्स हो जाता है, जनन बीजाणुता अपना इसके अंदर अगुणित अनिषेक जनन में मिक्स हो जाता है, अगुणित अपयुग्मन जो होता है वो कायिक के अंदर मिक्सअप हो जाता है। तो कुछ नाम अटपटे से माइनर सा फर्क है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को रिवीजन कराना अपने लेवल पर ही उचित इसलिए समझा है क्योंकि मेरे को पता है इस बात का। चलो अपनी ऑफलाइन क्लास नहीं हो रही है, मेरे को पता है कि ऑफलाइन क्लास में अगर मैं टॉपिक पढ़ाता तो डाउट सबके रहते हैं और नेक्स्ट डे क्लास होते ही आप सब पूछते मेरे से। अगर कोई बच्चा घर पे जाकर के पढ़ता है, केयरफुली ध्यान से पढ़ता है, तो वो नेक्स्ट डे क्लास में आते ही फिर पूछता है कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा दोबारा से बताओ। मेरे को इस बात का पता है, इसीलिए आज की वीडियो में मैंने फिर से इसको एक बार ढंग से धीरे धीरे करके आपको रिवाइज्ड करा दिया है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से किसी की दिक्कत नहीं, फिर भी दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लासेस जल्दी अपनी स्टार्ट होने वाली है तो अपन फिर से इसको टॉपिक को फिर से कर लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद में अपन, तो अब देखो अपन चैप्टर का नाम था अपना जनन की विशिष्ट विधियां। विशिष्ट विधियां मैंने आपको 4 बताई थी, असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इनमें से पहला असंग जनन जो सबसे बड़ी विधि है वो यही है। असंग जनन को अपन पूरा ही कर लेते हैं, यानी इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है, असंग जनन का महत्व है। ठीक है, महत्व के 4 बिंदु करने, फिर असंग जनन जो है अपना पूरा ही हो जाएगा। तो देखो असंग जनन जो है उसके अंदर महत्व की बात करते हैं अपन, तो क्या क्या महत्व होते हैं असंग जनन के। सबसे पहली बात, असंग जनन के महत्व की बात कर रहे हैं तो 4 बिंदु इसके अंदर करने हैं। सबसे पहली बात अपन बात करते हैं असंग जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इस अर्थात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता है। भाई अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी तो गुणसूत्र अलग अलग होंगे, अगुणित कोशिकाएं बनेगी। तो अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया नहीं होने के कारण जो नए पादप बनेंगे, वो नए पादप जो होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ मात्र पादप के समान होंगे। जनक पादपों में एक तो नर पादप होता है, एक मादा पादप होता है, निषेचन होता है, तब नर और मादा के बीच में निषेचन होता है। मगर असंग जनन की प्रक्रिया के द्वारा जो पादप बनेंगे वो पादप बिल्कुल मात्र पादप के समान होंगे आनुवंशिक स्तर के ऊपर, यानी उनमें गुणसूत्र जो होते हैं किसके समान होंगे, मात्र पादप के समान होंगे। अर्थात इसका मतलब क्लोन, पादपों के क्लोन उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे मात्र पादप होते हैं यानी मादा पादप होते हैं, वैसे के वैसे ही संतति पादप बनेंगे, तो क्लोन पादप विकसित हो जाते हैं। नंबर 1 फायदा। नंबर 2, असंग जनन की क्रिया के अंदर अगर बीज बनाए अपन, जैसे अनिषेक बीज था, असंग जनन विशिष्ट विधियों का ही नाम है। तो असंग जनन की क्रिया के द्वारा जो बीज उत्पन्न होते हैं वो बीज भी बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे बीज जो होते हैं वो बीज बिल्कुल अपने मात्र पादप के समान होते हैं, यानी जैसे मादा पादप जिनसे नए पादप विकसित हुए हैं वो मात्र पादप कहलाता है। तो उस मात्र पादप के अंदर जैसे बीज बनते हैं वैसे वैसे संततियों के बीज बनेंगे। तो बीजों के अंदर भी बिल्कुल आनुवंशिक पदार्थ मात्र पादप के समान हो गया। इसका मतलब वही क्लोनीय संततियां उत्पन्न करने के अंदर काम में आ जाएगा। हालांकि पहला और दूसरा बिंदु दोनों लगभग सेम सेम, मगर किताब में 2 नंबर पॉइंट डाल के दिया हुआ है। तीसरी बात अपन बात करते हैं, इस प्रकार के जनन के द्वारा जो पादप विकसित होते हैं उन पादपों के अंदर लक्षण जो होते हैं ना, वो लक्षण परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे मात्र पादप वैसे ही संतति पादप। उन संततियों के अंदर जितने भी मादा पादप हैं उन मादा पादपों से असंग जनन से नए पादप विकसित करेंगे, तो उनके भी अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वैसा वैसा। तो आनुवंशिक पदार्थ में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन तो कब होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन हो, निषेचन हो, ऐसी क्रिया हो तब होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी समान बना रहता है। अर्थात कोई विशिष्ट कोई अच्छा लक्षण है तो उस अच्छे लक्षणों को अपन अनेक पीढ़ियों तक बनाए रख सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। अपन कोई अच्छे लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रख सकते हैं, ये एक फायदा हो गया। और चौथा असंग जनन का महत्व है अपना कि असंग जनन की प्रक्रिया के द्वारा संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है।
देखो संकर बीज उत्पन्न करते हैं तो कुछ दो अच्छे लक्षणों के पादपों के बीच में संकरण करवा करके फिर अच्छे किस्म की बीज उत्पन्न करते हैं। मगर अगले साल फिर से अगर ये काम करें अपन, फिर से निषेचन की क्रिया करवाएं, तो वो संकर बीज जो थे उनके अंदर जो अच्छे लक्षण थे वो हो सकता है अगले साल वो वैसे बने ही नहीं है, दूसरी साल कोई नए प्रकार के लक्षण आ जाए। तो अपन ये चाहे कि संकर बीजों की जो विशिष्टता है ना, जो अच्छे लक्षण है वो बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही बनी रहे। तो संकर बीज एक बार उत्पन्न कर लो, उसके बाद में संकर बीजों का उत्पादन असंग जनन के क्रिया के द्वारा करवा दो, जिससे संकर बीजों की विशिष्टता जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बनी रहेगी। ये 4 असंग जनन के महत्व है। इस प्रकार से अपना ये असंग जनन वाला टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। 4 विधियां पढ़नी है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। मेन यही है, क्योंकि अनिषेक बीजता छोटा सा एक पॉइंट है, इसके बाद में जो अपन करेंगे कायिक सूक्ष्म प्रवर्धन छोटा सा यहाँ पर पढ़ेंगे, और बायोटेक वाले चैप्टर में सूक्ष्म प्रवर्धन फिर से पढ़ना है। और कायिक प्रवर्धन जो है वो अपना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है, उसको पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है। बस एक अलग से एक पॉइंट आएगा इसमें बहुघूर्णता, वो एक अलग से अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अगली विधि को लेकर के फिर मिलते हैं। थैंक यू।